चलो, एम आई विजिबल? स्टार्ट करें हम? दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, सो हेडिंग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या हेडिंग है आज की? टॉर्क ऑन अ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। लेट्स सी, आपको हर तरीके से मैं समझाऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाए। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, in a magnetic field। ठीक है, सो हम अपना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप को रखा है। ठीक है, यू कैन सी दैट ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है। सो दिस इज माय रेक्टेंगुलर लूप जिसको मैंने रखा है। सो यू कैन सी दैट, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। आराम से देखेंगे, समझेंगे। ओके, ये कैसे रखा हुआ है? लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने मेरी समझी थी, और जिन्होंने नहीं समझी थी, आई होप उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया होगा। हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करी थी, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी थी। तो उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? यूज़ करना था, करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना था, है ना? करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना था। तो थंब हमको एम, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन देता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी अंदर की तरफ आ रहा है। यू कैन सी दैट दिस कर्लिंग ऑफ फिंगर किस डायरेक्शन में? करंट। और ये जो थंब होएगा वो थंब किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देगा। याद करो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? NIA, और ए इधर हम क्या लिखते थे? एरिया वेक्टर लेते थे। अगर आप एरिया वेक्टर भी देखोगे तो करंट से ऐसे परपेंडिकुलर ही होएगा एरिया वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इन दिस पर्टिकुलर केस इज 0, इज 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसी डायरेक्शन में डायपोल है, डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने लूप बनाया है, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी या एक टिप बताई थी जो कि आप याद रखेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जब भी एक सर्कुलर लूप, एक करंट कैरिंग लूप, नॉट सर्कुलर, एक रेगुलर शेप लूप, चाहे वो सर्कुलर हो या ट्रायंगुलर हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, सबके अंदर फोर्स कितना लगता है? फोर्स इट वॉज 0। ठीक है, तो हम एक एक आर्म को पकड़ के, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें करंट बताओ, लेट्स से इस आर्म की A ये साइड है और ये B है। मैंने आपसे पूछा फोर्स बताओ क्या क्या लग रहा है। तो लेट्स सी, हम इनको नाम दे देते हैं, दैट वुड बी इजी फॉर यू, ABCD। ठीक है, सब लोग अपना हाथ बाहर निकाल लेंगे। मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, बट इतनी बात मानेंगे सब लोग मेरी। तो हमने हाथ बाहर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर जा रही है, AB आर्म को पकड़ना है। कौन सा रूल लगा रही है? राइट हैंड पाम रूल। ये हाथ बहुत काम का है। ठीक है, लिखने के काम तो आ ही रहा है, बट इस चैप्टर में सारे डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमको इस हाथ की सख्त जरूरत है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर गई, करंट के डायरेक्शन में मेरा थंब है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर।
इन दिस पर्टिकुलर केस फोर्स मेरा लग रहा है ऐसे, F, ठीक है, F1 बोल दो, जो बोलना है बोलो। BC के अंदर देखो, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, देखो BC मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, करंट हो गया है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। CD में देखो करंट चला गया है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। तो ये मैंने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए, F3 F4, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा? यस, क्या होता था, BIL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। नाउ व्हाट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, याद करें, L क्रॉस B, है ना, L क्रॉस B हमने बोला था। अब देखो ध्यान देना, जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये मेरा करंट है, तो ये जो L है वो करंट के ही डायरेक्शन में होता है, तो इसके बीच का एंगल स्टिल 90। अभी भी जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो भी एंगल स्टिल 90, इस केस में स्टिल 90, और ये नीचे जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इधर जा रहा है, तो भी क्या है, स्टिल 90। तो हर एक केस में साइन थीटा की वैल्यू इधर कितनी आ रही है, 90 आ रही है। तो करंट भी तीनों चारों की चारों आर्म्स में सेम है, लेंथ इसकी, इसमें इस F1 फोर्स इज इक्वल टू F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, I तो करंट है, इस आर्म की लेंथ मैंने A बोली, मैग्नेटिक फील्ड B है। इसी तरीके से F2 और F4 की बात करूं तो करंट तो I ही है, और लेंथ ये वाली कितनी है, B बोली है, और मैग्नेटिक फील्ड B है। क्या ये बात समझ में आती है? बट ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन जो है ऐसे, ये मैंने अपना पेन पकड़ा है, इस पे मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रही हूँ, इधर से भी बाहर और इधर भी बाहर। अगर ये दोनों मेरे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो F1 और F3 दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण नेट फोर्स इज 0, और F2 और F4 के कारण इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण भी नेट फोर्स 0। तो फिलहाल इस केस में F नेट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को? यस, इज दिस क्लियर? आज देखो आदित्य नहीं है तो किसी और को यस बोलना पड़ेगा। ओके, सो आई एम वेटिंग। यस मैम। ओके, अविराज ने बोला आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। टॉर्क, डिड यू रिमेंबर द टर्म टॉर्क क्या होती थी? टॉर्क वो होता था कि अगर कोई फोर्स, अगर एक बॉडी है और उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं एट सर्टेन एंगल, मेरा फिंगर्स को देखेंगे ज़रा आप, एक फिंगर आपकी तरफ पॉइंट कर रही हूँ और एक फिंगर मैं अपनी तरफ, तो ये जो फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन। तो एक फोर्स ऐसे लगा, एक फोर्स ऐसे लगा। अगर ये दो इस तरीके से फोर्सेस लगते हैं जो कि लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, तो ये रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी को रोटेट कराते हैं, बॉडी को रोटेट कराते हैं। इधर फिगर को देखना बहुत आराम से, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन है इस केस में, लेट मी ड्रॉ विथ सम अदर कलर, और इधर मेरी लाइन ऑफ एक्शन यही है। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मेरे इधर फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन पे अगर दोनों फोर्सेस लगते हैं तो वो क्या कोई रोटेशन करेंगे? नहीं करेंगे। इधर भी कोई रोटेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्स मेरे अगर दो हाथों पे कोई फोर्स इधर लगाए, कोई फोर्स मतलब बाहर की तरफ खींचेंगे मुझे, तो मेरी बॉडी रोटेट थोड़ा ना करेगी। बट हाँ, एक मेरे हाथ को इस ऐसे खींचे और दूसरा पीछे की तरफ, तो माई बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग। इस केस में फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। कैन यू सी? इस तरीके से। सो ये फोर्स रोटेशन नहीं करेगा, ये फोर्स और ये फोर्स रोटेशन नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, उस पर्टिकुलर केस में एफ नेट तो 0 है ही, बट मेरा टॉर्क नेट भी 0 है। फिलहाल मेरी बॉडी
रोटेट नहीं करेगी। बताओ ये बात समझ में आती है? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? मेरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो इधर जो मेरा फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही लग रहे हैं बाहर की तरफ, सो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन। सो यहाँ पे कोई रिजल्टेंट फोर्स, कपल ऑफ फोर्स के कारण मेरी बॉडी रोटेट नहीं करेगी। नो फोर्स नो टॉर्क इन पर्टिकुलर केस। ओके, तो क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है? जल्दी से देखो, कॉपी हो गया तो? यस, हो गया कॉपी? बढ़े आगे? ये तो बताओ कि कॉपी हुआ या नहीं बच्चे लोग? यस हाँ मैम, हो गया। ओके, थैंक यू भाई बताने के लिए। थोड़ी सी बहुत बात कर लिया करो जितनी ज़रूरत हो, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना तो बता दो कि हुआ या नहीं। चलो नेक्स्ट, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। अभी तक हमारा टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हुआ था, मेरी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मैं पूरी हेल्प करूंगी आपको फिगर को इमेजिन कराने में, बस आप कोशिश करते रहना मेरे साथ। इनिशियली मेरा जो करंट कैरिंग लूप था वो कैसे था? वो इस तरीके से रखा था कि उसका डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या था? 0 डिग्री था। अब मैंने उसको, मैं तुम्हें समझाने के लिए लाई हूँ, इस तरीके से था। अब मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। कैन यू सी दैट? ये मैंने टिल्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब मैं थोड़ा सा, अगर मैं टिल्टेड पोजीशन में बनाऊँ इसका फिगर, लेट मी ट्राई। सो इस तरीके से मैंने इसे टिल्ट कर दिया है मेरे, ये इसको टिल्ट कर रहा, ठीक है ना? दिस इज द फिगर, ठीक है। तो देखेंगे, ध्यान से देखना। ये मेरी पहले वाले केस में, मेरे को दूसरा पेन भी लेने दो। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जब मेरा लूप इस तरीके से रखा था तो इसके कारण मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक डाइपोल भी किस डायरेक्शन में था? इस डायरेक्शन में था। अब मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो हमें क्या पता है, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, जो करंट कैरिंग लूप होता है उससे जब भी एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब मैंने जब इसको ट्विस्ट किया, हल्का सा ऐसे टर्न कर दिया, तो मेरा एरिया वेक्टर इधर चला गया है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ ही है। कैन यू सी? कुछ एंगल डेवलप हो गया, सिर्फ यही दिखाना चाह रही थी, कुछ एंगल डेवलप हुआ है, यू कैन सी। इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उस केस में मैग्नेटिक, ये जो थीटा एंगल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और फील्ड में भी उतना ही थीटा एंगल ही आएगा। फिर से बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अब आपने जब आपके हाथ को ये ऐसे, अब इसको थोड़ा सा घुमाया तो एरिया वेक्टर भी घूम गया, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ है, तो यू कैन सी ये एंगल थीटा डेवलप है। सो आई एम ट्राइंग, तो जस्ट बताइएगा मुझे, अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगी, क्योंकि यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप मेरे साथ समझोगे तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं करंट का डायरेक्शन फिर से बता दूं, वही करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन हमने फिलहाल चेंज नहीं किया है। सो याद क्या रखना है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एम और मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन देम कितना है? इज थीटा डिग्री। पहले क्या था? 0 डिग्री था। इज दिस क्लियर? अब देखो, करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है। ऑब्वियसली इस केस में कुछ एंगल आ गया है, बट जो भी है फोर्स कहाँ लगेगा? अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहूँ, देखो मेरे हाथ को देखना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट थोड़ा सा ऐसे हो गया है, बट क्या ये एंगल बदला है? आप लोग अपना हाथ निकाल के बना के देखोगे ना तो समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट मेरा इस तरीके से मैंने टिल्ट कर दिया,
करंट टिल्ट हुआ है। पहले यही करंट कैसे फ्लो कर रहा था, ऐसे ऐसे था। जब मैंने इस तरीके से रखा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मेरी जो, मैं लाइन लिख देती हूँ, मैंने पहले किसमें ABCD नीचे से स्टार्ट किया था, क्या ABCD। अगर हम बात करें BC आर्म की, BC आर्म में पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये करंट इस डायरेक्शन में था, ये 90 डिग्री था। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बट ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ना होके इस तरीके से हो गया। बट क्या इन दोनों के बीच का एंगल चेंज हुआ है, नहीं, कुछ फोर्स लग रहा है। लेट्स से वो फोर्स हमने बोला F2, ठीक है। सिमिलरली उतने ही कुछ एंगल पे यहाँ पे भी F4 फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्सेस, अब कुछ I और B के बीच में एंगल है, हमें कोई मतलब नहीं है, बट क्या ये अभी भी फोर्स ऐसे ही लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर और एक नीचे। मैं नीचे वाला हाथ मेरा इसमें नीचे फोर्स लगा रहा है और ऊपर वाला हाथ ऊपर लगा रहा है। यस, ये फोर्सेस अभी भी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही सेम फोर्स लग रहे हैं। मैं इसको ऊपर खींच रही हूँ, मैं इसको नीचे भी खींच रही हूँ, तो ये कहाँ जा रहा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा। तो अभी भी F2 और F2 और F4 इक्वल हैं, तो इन दोनों के कारण F नेट की वैल्यू कितनी है, BC आर्म और AD आर्म में F नेट की वैल्यू है 0। अब फिर से मेरे हाथ पे ध्यान देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब मैंने इसको थोड़ा सा टर्न किया, ये ऐसे टर्न कर दिया मैंने, ठीक है। जब मैंने इसको टर्न किया तो मेरी ये पहला वाला केस देखेंगे, मैग्नेटिक कौन सी आर्म ले रही हूँ, अब मैं AB आर्म की बात करूँ आराम से। AB आर्म पहले जब ऐसे थी तो करंट ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, तो फोर्स ऐसे लग रहा था। अब मैंने क्या किया, करंट ये इसको थोड़ा सा टर्न कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, बट करंट ये जो है वो इस तरीके से लग रहा है। कैन यू सी, ये इसको करंट, ये क्या है, इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, तो इस कारण अब फोर्स देखिएगा मेरा, मैं फोर्स तुम्हारे को बना के दिखाती हूँ। मेरा फोर्स जो लगेगा ना, वो फोर्स अब कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये देखो, इसको देखो, इससे समझ में आएगा 2 मिनट के अंदर। ये आपने इसको टर्न कर दिया, ये करंट है इस डायरेक्शन में, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या बन रहा है, फोर्स इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है। इसी तरीके से इसमें जो फोर्स जाएगा बेटा, वो ये F1 है और ये F3 है, वो इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। मैं पेन को हाथ में लूँ, ये मेरा पेन है, F1 फोर्स इधर लगेगा, आप लोग लगा के देखो, F3 फोर्स इधर लगेगा, ये देखो इस तरीके से। तो ये फिंगर आपकी तरफ और एक फिंगर मेरी तरफ, रिजल्ट क्या होगा, अब ये घूमेगी, किसके कारण, F1 और F3 के कारण। एवरीबडी, F1 और F3 के कारण ये अब ऐसे घूमेगी, लाइक दिस। कैन यू सी दैट, मैंने क्या बोला, ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और इस आर्म में फोर्स लग रहा है अंदर मेरी तरफ, तो ये अब इस तरीके से घूमेगी। पहले फोर्स ये कैसे लग रहा था, ऐसे, ठीक है, ऐसे लग रहे थे, लाइन ऑफ एक्शन पे ही लग रहे थे। अब क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन से एक फोर्स तो इधर लग रहा है और एक फोर्स ये वाला फिंगर अंदर, यस। तो ये इस तरीके से इसको अब घुमाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो F1 F2 है, ये लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन से ये कुछ एंगल बना रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस के कारण हमारी जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो 2 फोर्सेस जिनके कारण बॉडी रोटेट करती है, मतलब अब इन 2 कपल ऑफ फोर्सेस के कारण, इन 2 फोर्सेस के कारण देयर विल बी सम टॉर्क। आती बात समझ में? तो उस टॉर्क की अगर हम वैल्यू देखें, कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये मेरा फोर्स लग रहा है, ये देखना, आराम से देखना फिगर, ये मेरा लग रहा है F3 और ये मेरा लग रहा है F1। तो अगर आपको 11th याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद कराती हूँ। ये लेंथ कितनी है, दिस इज B, ये हम ले चुके हैं, ठीक है, दिस इज B, ये थीटा एंगल है,
दिस इज थीटा, थीटा एंगल। तो ये जो फोर्स कंसिडर करते थे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्स के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ, बहुत छोटी चीज़ जो तुम पढ़ चुके हो 11th में, बट जस्ट टू मेक रिमाइंड कराने के लिए, थीटा। तो ये कितना आएगा, ये टोटल लेंथ b है, तो ये b/2 में 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे, चाहे तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये b/2 साइन थीटा आ जाएगा। इधर से ये लेंथ b कितनी आ जाएगी, b/2 साइन थीटा आएगी। अब ये दोनों फोर्सेस की बात करें तो इधर जो टॉर्क है किसके कारण है, F1 फोर्स और F2 फोर्स है ना, और उनके बीच का R परपेंडिकुलर और ये R परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आती है? F1 फोर्स अभी भी क्या है, फोर्स की वैल्यू तो बेटा जी I मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ट्विस्ट हुआ था, बट इन दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ था। तो फोर्स तो अभी भी हमारा कितना है, I, L लेंथ दैट इज A और B मैग्नेटिक फील्ड साइन 90 अभी भी 1 है। R परपेंडिकुलर कितना निकाला, B/2 साइन थीटा, और इधर भी कितना, IAB B/2 साइन थीटा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, I B/2 वैसे तो ये लो बाहर आ जाएगा, दैट विल गिव यू B ओनली साइन थीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर A एरिया, B साइन थीटा। और बेटा जी दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज योर M। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा। और क्या आपको याद है, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, M और B के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं इस केस में। और इधर हमारा बॉडी कैसे घूम रही है, हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो M से B जब घुमाओगे तो आपका टॉर्क लग रहा है, M से B। ठीक है, तो प्लीज़ ये समझ पा रहे हो तो लिखो ज़रा, पहले यहाँ तक लिख लो, और कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। मैं 2 मिनट रुकी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं डायरेक्शन भी बताऊंगी आपको। ठीक है, मैं आपका फेस कैम उस पे आ रहा है। रुको, ये देखो, हाँ फिगर ड्रॉ हो गया क्या वेदांत, ये वाला, ये फिगर हाँ, मैं बहुत बस लिख जरूरी लिया है, ये फिगर बना लेना, आप कर लो मतलब स्क्रॉल आप। ये वाला फिगर भी बनाना और ये वाला फिगर भी बनाना। हाँ मैं बना ली दोनों। क्या बोल रहे हो बेटू? बना लिए दोनों। अच्छा, वेरी गुड। लो, डायरेक्शन समझ में आ रहा है, टॉर्क कैसे एक्ट कर रहा है वो समझ में आ रहा है। सब लोगों से मैं बात कर रही हूँ जो भी क्लास में है, अभिराज है, निहारिका है, मीखा है, तविशी है, कृति है, आनंद है। क्या आप लोग मेरे हाथों से समझ पाए थे, मैं जो डायरेक्शन आपको सिखा रही थी वो बताओ। यस मैम, है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. वो समझ में आएगा ना तो ही, हाँ कोई, मैं रुक जाती हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो। वो वापस बता दो डायरेक्शन। अच्छा देखो, इसी को लेके बताऊँ, ये देखो, जीरो वाला केस समझ में आ गया क्या वेदांत? तो मैं ये वाला हाँ, केस, वो आ गया समझ गया। में, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब पहली बात तो ये समझो, ट्विस्ट करने के बाद एंगल थीटा किसके बीच में है। पहले ये बहुत आराम से समझाया मैंने, जब इस तरह का केस था तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में थी, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल था। जब मैंने अपने हाथ को इस तरीके से किया तो मेरा एरिया वेक्टर इधर चला गया, एरिया वेक्टर थोड़ा सा इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, तो इन दोनों के बीच के एंगल आ गया है, वो है थीटा। और वही थीटा मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा जो लूप है, इस लूप को मैंने थीटा एंगल से ट्विस्ट किया है, तो वो जो थीटा एंगल है वही थीटा एंगल मेरे मैग्नेटिक मोमेंट के, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक
फील्ड के बीच में भी थीटा एंगल ही है। फिर मैंने आपको बोला कि इस करंट कैरिंग वायर में, इस हॉरिजॉन्टल में और इस हॉरिजॉन्टल वायर में फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं, बट वो दोनों फोर्सेस अभी भी लाइन ऑफ एक्शन पे ही एक्ट कर रहे हैं। जब दोनों फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट करते हैं, मैं इसको ऊपर भी खींच रही हूँ, मैं इसको नीचे भी खींच रही हूँ, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी नो टॉर्क। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन होती है उससे कुछ एंगल पे फोर्स लगने चाहिए। तो यू कैन सी जब मैंने थीटा एंगल पे रखा तो इधर फोर्स लग रहा है, देखें किधर मैंने एंगल बनाया है, इधर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन हाथ में निकाल लो। ये मेरा पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, अब थोड़ा सा करंट इस तरीके से चला गया तो मेरा फोर्स ऐसे लगेगा, लाइक दिस। पहले फोर्स एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पे लग रहा था, अब फोर्स ऐसे लग रहा है। ये बात समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से इस आर्म में पहले फोर्स कैसे लग रहा था, इस तरीके से लग रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन पे, बट अब कुछ थीटा एंगल पे कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये जो मैंने फिगर बहुत सही बनाया है अगर समझना चाहो तो। ठीक है, कि फोर्स इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। तो अब क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के कारण एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लग रहे हैं, क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसके कारण ये रोटेट करेंगे। सो वो रोटेशन, ऐसा कपल ऑफ फोर्स जिसके कारण बॉडी रोटेट करती है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। उस टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया, थीटा एंगल से हमने कॉइल को रखा, पहले हमारा करंट कैरिंग कॉइल ऐसे था, फिर थीटा एंगल ये देखो बना दिया, और अब फोर्स एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 sin थीटा, b/2 sin थीटा, इसमें लगा के आपने सॉल्व किया और एंड में आपका टॉर्क आया। ये IA क्या होता है, दिस इज योर M। सो बेसिकली टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। और अगर इसी हमारी टॉर्क के अंदर n टर्न्स हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, N MB और NIAB sin थीटा। देखो जरा, ठीक है, ये टॉर्क विद n टर्न्स की बात कर रहे हैं, जो कि कोयल विद n टर्न्स की बात करें, क्योंकि नेक्स्ट जब हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर जो पढ़ने जाएंगे अभी, उसके अंदर हम n टर्न्स ही लेंगे। ठीक है, n टर्न्स। इज दिस क्लियर, आता है समझ में? यस, देखो यस मैम। ओके बेटा, अब हमने अब इसके अंदर एक तो वही कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो एवरीबडी नो टॉर्क मैक्स की सिचुएशन क्या होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। इन दैट केस में टॉर्क मैक्स विल बी इक्वल्स टू NIAB। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री, वो हम देख ही चुके जब मैंने इस तरीके से रखा था। एंड इनफैक्ट 180 डिग्री के केस में भी पता है, 180 के केस में क्या होगा, 180 के केस में करंट का जो डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो, मतलब जो पहले लिया उससे अपोजिट ले लेना। तुम खुद ट्राई करना, ये डायग्राम बना रही हूँ, एंटी पैरेलल, सॉरी 180 डिग्री। हाँ, इस केस में फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन बट अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों के ही केस में टॉर्क की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो ये देखो, ये डायग्राम बना लो, 180 के केस में फोर्स ऐसे अंदर और यूं अंदर लगेंगे। ठीक है, इमेजिन कराने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही है। ऐसे ही मैं, देखो आपको समझ में आया क्या? अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और आप कह सकते हो कि अभी तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है उसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमको ये एंगल्स और ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, बढ़ सकती हूँ मैं आगे? यस। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक हमारे बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि सीधे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की, क्योंकि इसमें भी अगेन फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। थ्री व्यू देने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने 2 मैग्नेट रखी है, ठीक है, और वो मैग्नेट इस शेप की है, ऐसे नहीं है, ठीक है, जो बाहर रखते थे ऐसे नहीं है, ऐसे सिलेंड्रिकल कॉन्केव शेप, नॉट सिलेंड्रिकल, आई यूज द टर्म, परफेक्ट टर्म इज कॉन्केव शेप मैग्नेट, ठीक है, कॉन्केव शेप मैग्नेट। ओके, इन कॉन्केव शेप मैग्नेट के बीच में एक मैं सिलेंडर लूंगी, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर लूंगी और उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉपर का फ्रेम लूंगी और उस फ्रेम के ऊपर मैं क्या कर दूंगी, मेरी वायर्स को ट्विस्ट कर दूंगी ऐसे टर्न। जो फ्रेम होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, मैं आपको इसका दूसरा फिगर भी दिखा दूंगी। और ऊपर और नीचे 2 स्प्रिंग्स, पाइवोटेड स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, स्प्रिंग अटैच कर रखी है, दीज आर स्प्रिंग्स, और इधर से करंट फ्लो करता है, ऊपर भी करंट आएगा और ये दोनों एंड आपके बैटरी से कनेक्ट होते हैं कि जब आप करंट इसमें देते हो गैल्वेनोमीटर में, ये करंट फ्लो जब करेगा इसके अंदर, तो ये करंट किस में फ्लो करेगा, आपके इसमें भी फ्लो करेगा लाइक दिस। तो इसमें करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है और वो घूमेगा, ठीक है। फिगर को इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा फिगर है? फिर से एक बार देख लीजिए। 2-3 फिगर्स बनाऊंगी। पहली बार मैंने कैसी शेप की मैग्नेट ली है, आई हैव टेकन कॉन्केव शेप मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। फिर बीच में मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, ये देखो ये है, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हॉलो होता है ना, वो मैंने ऐसे घुसा दिया और उस फ्रेम के ऊपर मैंने कॉइल को लपेट दिया। तो कॉइल मैंने लपेटी कैसी है, बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर ही लपेटी, तो वो रेक्टेंगल शेप ही ले लेगी। करंट किस में फ्लो हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप के अंदर। कैन यू इमेजिन दिस पार्ट? जल्दी से बताओ, ये चीज़ आती है समझ में? ये मेरा सिलेंडर, इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम रखा कॉपर का और उसके ऊपर मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। तो लपेटने के बाद जो बेसिकली मुझे शेप मिली मेरी करंट लूप की, वो रेक्टेंगुलर ही है। बताओ ये चीज़ आती है क्या समझ में? जल्दी से बताओ मुझे, है ना, मैं इंतजार कर रही हूँ, बताओ सुनने के लिए। ओके, ठीक है, ये एक पॉइंटर है, जो आपकी स्प्रिंग है ना, ऊपर की स्प्रिंग, ऊपर एक स्प्रिंग है और नीचे एक स्प्रिंग है। ऊपर वाली स्प्रिंग से एक पॉइंट, गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होती है ना, निडल, तो ये जो पॉइंटर है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब आप ये घूमता है तो स्प्रिंग में कसाव आता है, ट्विस्ट होती है आपकी स्प्रिंग, तो ये पॉइंटर भी हिलेगा। तो ये आपके गैल्वेनोमीटर होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर में आपको रीडिंग नज़र आती है। ये रीडिंग क्यों नज़र आएगी? क्योंकि ऊपर वाली स्प्रिंग के साथ पॉइंटर अटैच्ड है। वो पॉइंटर जब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, होगा क्या, जब आप करंट फ्लो कराओगे
एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेट में रखते हैं विच इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा, तो टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगा तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट होएगी तो उसके साथ पॉइंटर भी घूमेगा। तो यही कुछ केस हमारे गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली होता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, ठीक है, बाय शोइंग डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? आपका गैल्वेनोमीटर करंट को या वोल्टेज की प्रेजेंस को बताता है कि करंट है या वोल्टेज है या नहीं है। क्या गैल्वेनोमीटर एमीटर और वोल्टमीटर के जैसे भी बिहेव कर सकता है? क्वेश्चन इज हाँ, कर सकता है, बट उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं जो हम शायद नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कि डायरेक्टली हम गैल्वेनोमीटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग करंट और वोल्टेज। उसका रीज़न ये है कि गैल्वेनोमीटर इसका खुद का अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने आपको बोला कि वाई वी कैन नॉट यूज़ galvanometer, please you can write this answer in your copy, why we cannot use galvanometer directly to measure current। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली क्यों यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ बिग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टेंस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर आप सीरीज में किसी हाई रेजिस्टेंस को लगा दोगे, कंसिडरेबल रेजिस्टेंस जिसका होगा, तो करंट की वैल्यू खुद की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्लस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, तो ये बहुत छोटे से करंट में ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे देता है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर करंट जो फ्लो होगा ना, उसमें भी बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन शो करता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। पहला रीज़न कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, 2 रीज़न है। सेकेंड रीज़न, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड विच शोज डिफ्लेक्शन फॉर 1 माइक्रो, और यू कैन यूज फॉर माइक्रो एम्पियर करंट, इट विल शो डिफ्लेक्शन, इट विल गिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो छोटे से करंट में ही हाई डिफ्लेक्शन दे देता है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है। तो अगर हमको बड़ा करंट मेजर करना है तो वो तो ये हम नाप ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमको गैल्वेनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, दैट आई विल टेल यू। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन, व्हाई वी डू नॉट यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली फॉर measuring current and voltage, please write it down. First point, it has considerable resistance. Second point, it is a sensitive device which show deflection for microampere of current, ठीक है। छोटे से ही करंट के लिए वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो भैया इतने में ही अगर डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो कोई काम का नहीं है, बड़े करंट तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे इससे। सो इसको कैसे यूज करेंगे, दैट विल बी इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज आपको सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मेरे साथ देखनी है, मतलब गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। तो हमने जो ली है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने कॉन्केव मैग्नेट लिया है। इस कॉन्केव मैग्नेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये जो कॉन्केव मैग्नेट है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये क्या होता है, अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो बहुत चीज़ें हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले इस चीज़ को समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, राइट इट डाउन, छुप गया है मेरी फोटो के पीछे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखो, आराम से देखो, ये अगर मेरी मैग्नेट इस तरह की होती बार मैग्नेट के जैसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली निकलती है ना। अब जो मैंने मैग्नेट बना रखी है ना, इसका टॉप व्यू मैं बना रही हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। टॉप व्यू समझते हो ना, ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ ये नजर आएगा, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है, और इसके अंदर मैंने ये क्या रखा हुआ है, ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज टॉप व्यू। सारे फिगर्स मेरे साथ ड्रॉ करते हुए चलना। टॉप व्यू, मैंने ऊपर से देखा तो मुझे ये कर्व नजर आएंगे और ये सिलेंडर का सर्कल नजर आएगा। अब हम बात करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सीधी नहीं निकलेगी। ये देखो, ये सेंटर पे पॉइंट करती हुई मैग्नेटिक फील्ड और ये इधर निकल गई,
ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से सेंटर पे पॉइंट करती हुई रेडियस और ये निकल गई, ये सेंटर पे पॉइंट करती हुई और ये निकल गई, ठीक है, ये सेंटर को पॉइंट करती हुई और ये निकल गई, ठीक है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, ऐसे, ये यूं बनेगी, सेंटर के ऊपर पॉइंट कर रही है, कोई सिर्फ एक ही सीधी लाइन है जो ये वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसको रेडियल बोलते हैं। अगर अब तुम अंदर की बात देखो तो तुम्हें अंदर लग रहा होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, फिर ये वाली ऐसे गई, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? आंसर इज नो, दे नेवर इंटरसेक्ट। तो अंदर कैसे जाती है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे मूव करती है, क्योंकि भाई इनको वो नहीं करना ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करना ही नहीं है, तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनती है। आता है क्या समझ में? ये फिगर देख लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे, बट वो इस तरीके से ऐसे भी है, ऐसे इधर से जो निकल रही है वो ऐसे चली गई, इधर से जो निकल रही है वो ऐसे चली गई। यू कैन सी टॉप व्यू मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये नॉर्थ से साउथ ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे। चलो मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ में आ रहा है? आई एम वेटिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेजिन मैं करवा रही हूँ, कर पा रहे हो या नहीं मुझे ये बताओ। यस मैम। सब लोग, हाँ सब लोगों को होना चाहिए ये। रेडियल समझ रहे हो, खाली हॉरिजॉन्टल नहीं है, हर एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर को पॉइंट करते हुए सेंटर से ही निकल रही है, तो दिस इज कॉल्ड रेडियल। रेडियल मतलब रेडियस, रेडियस डायमीटर के जैसे ऐसे बनाते हुए, बट अंदर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो वो देखो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये दिस इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों ली है, फिर से देखना, फिर से अब मैं ये जो अंदर का जो डैश डैश है वो हटा रही हूँ, फिर से टॉप व्यू ही दिखाऊंगी, हर तरीके से फिगर को इमेजिन करवा रही हूँ, करो ज़रा ये, ओके, ये मैंने बना दी, और ये मेरा सिलेंडर का सर्किल। देखो, जब सिलेंडर घूमेगा तो उसके अंदर ये करंट कैरिंग लूप है, रेक्टेंगल याद करो, तो उस ऊपर से एक सीधी लाइन ही नजर आएगी, तो लेट्स से उसमें करंट इस डायरेक्शन में है। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर वाली है ऐसे जो जा रही है, ये इस तरीके से, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। हो क्या रहा है, जब करंट इस एंगल पे है, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा ये देखिए इस एंगल पे, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो कैन यू सी, मैं अब तुम्हें इसमें दिखाती हूँ, मेरा एरिया वेक्टर ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल 90। जब मेरा करंट इस डायरेक्शन में होगा, लेट मी चेंज द कलर, अब मेरा करंट हो गया है, घूम रहा है ना, तो वो घूमेगा तो बार बार करंट, ये लूप ऐसे, ये जो रेक्टेंगल ऐसे था घूम के अब इधर आ गया, इधर आ गया, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो ये फिर से इसका, इस घूमे हुए लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री। तो इससे क्या हो रहा है ये पता है मैं क्यों बता रही हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क अभी हमने देखा था, क्या था, NIAB sin थीटा। What was theta? Theta was the angle between area vector, मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या एरिया वेक्टर बोलो, एंड B। तो हमने जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली है उसका बेनिफिट ही यही है कि जैसे जैसे करंट घूमेगा हर बार मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एवरी टाइम इट विल बी 90 डिग्री। तो हमें ये थीटा बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, हमारा टॉर्क सिर्फ इतना सा ही रह जाएगा, NIAB। बताओ ये चीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने क्यों ली है, हमने ये कॉन्केव मैग्नेट्स क्यों ली है, उसका रीज़न यही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड
जब जब करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड ने इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लिया है और उसमें से एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहीं भी घूमते जाओ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल क्या रहेगा, इसमें दिखाऊं, इसमें देखो, ये मेरा एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो हमेशा ये एंगल चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये घूमता जा रहा है, बट ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस लाइन पे रहेगी, अगर मेरा करंट ऐसे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, अब मेरा करंट इधर आ गया तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, एरिया वेक्टर इस परपेंडिकुलर प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, तो हर बार एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री मिल रहा है, तो साइन 90 इज 1 हटा दो, भूलना बहुत जरूरी था। बताओ ये चीज समझ में आ रही है क्या बढ़िया तरीके से? आई एम वेटिंग, फिगर ड्रॉ कर लो और yes, हाँ, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो समझनी है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, अब थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। होता क्या है, होता ये है कि ये टॉर्क तो बनेगा, ये तुमको समझ में आ गया, करंट भी है, इसका कुछ एरिया भी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा ही है, तो मतलब टॉर्क है NIA/B, तो जिसके कारण ये घूमेगा। अगर ये घूमता है, आप रस्सी आपके हाथ में है और आप उसको घुमाते जाते हो, ट्विस्ट करते जाते हो, ठीक है, तो एक समय आता है, हम जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, एक समय आता है जब हम उसको ट्विस्ट करते जाते हैं, ट्विस्ट करते जाते हैं, तो उसके बाद बहुत दम लगने लग जाता है और वो ट्विस्ट होने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं अपने कपड़े को निचोड़ रही थी तो कपड़े के अंदर बदले की भावना डेवलप हो रही थी, वो भी एक फोर्स डेवलप कर रहा था अपने अंदर, जिसको हम बोलते हैं बदले का फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। सुना है ये टर्म? 11th में सुना होगा। तो जैसे जैसे मैंने, ये मेरा कॉइल जब घूमता है, इसके नीचे स्प्रिंग अटैच्ड है, तो भैया वो स्प्रिंग भी घूमती जाती है। वो स्प्रिंग क्या करती है, वो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क के थीटा, टॉर्क मतलब ये पहले आपने इस तरीके से रखा है, तो ये अब आप ट्विस्ट होएगा तो ये स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग थीटा एंगल से ट्विस्ट होती जाएगी। क्या होगा देखो जरा, ये जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई, इसको फाई ले लो, वो थीटा तो उधर हमने खत्म कर दिया, फाई डिग्री, डिग्री एंगल, किस एंगल से वो घूम, स्प्रिंग मेरी ट्विस्ट हो रही है, ये है रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग मतलब बदले की भावना वाला। जब ये मेरा टॉर्क के कारण मेरा कॉइल घूम रहा था, तो उसके अगेंस्ट जब ट्विस्ट हो रही थी मेरी स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स आ रहा था, रेस्टोरिंग टॉर्क आ रहा था। वो रेस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फाई एंगल, कि वो कितने से ट्विस्ट होता है, तो वो अपने आप को बढ़ाता जाएगा रेस्टोरिंग टॉर्क, और वो अपने आप को ये रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल ले आएगा, कॉइल के टॉर्क के, एक सिचुएशन आएगी उसके बराबर ले आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये और ट्विस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली पता है ये स्प्रिंग क्यों लगाई है, ये हमने स्प्रिंग पॉइंटर के लिए लगाई है, कि हमारा पॉइंटर जो है वो डैमेज नहीं हुए, क्योंकि अगर आप घुमाओगे, घुमाते जाओगे तो ये जो पॉइंटर है इसके टूटने के चांसेस हैं। तो अब क्या होगा, स्प्रिंग क्या कर रही है, जब आप घुमा रहे हो, स्प्रिंग घूम रही है, बट वो पॉइंटर तो टॉर्क के कारण घूम ही रहा था, बट स्प्रिंग क्या करेगी, इस पॉइंटर को वापस से अपनी पोजीशन पे ले आएगी। आपने फोर्स हटाया तो वो पॉइंटर को वापस भी तो आना है, तो वापस कौन लाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, जो कि स्प्रिंग लगा रही है। तो ये स्प्रिंग ने लगाई है, तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू K phi, एंड दिस K इज व्हाट, योर स्प्रिंग टोरोजनल कांस्टेंट। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है टॉर्शनल, TORSIONAL, टॉर्शनल कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट सुना है ना, बस वैसा ही है। तो ये स्प्रिंग टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाता है।
तो ये वाला रेस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल है, के 5 डिग्री के। और टॉर्क कॉइल वाला कौन सा है, NIAB। बताओ ये बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो, जब मेरा कॉइल घूम रहा था, ये मेरा कॉइल घूम रहा है, तो कॉइल घूम रहा है तो इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है, वो स्प्रिंग भी घूमेगी, बट स्प्रिंग थीटा थीटा एंगल से घूमती जाती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जितना टॉर्क इसमें डेवलप हुआ है, ये रेस्टोरिंग फोर्स बहुत सेल्फ एडजस्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, ये अपना बदले का जो फोर्स है वो बढ़ाता जाता है और एक स्टेज आती है कि वो उसके बराबर ले आता है। उसके बराबर जब आ जाता है, उसके जब बराबर आ जाता है तो अब इट विल नो मोर ट्विस्ट, कि भैया अब और ट्विस्ट नहीं होगा, तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए हैं। उस केस में दिस विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी द सिचुएशन, प्लीज राइट इट डाउन। तो इसमें आप देख सकते हो जो करंट है, जो आपका डिग्री कितने डिग्री से घुमा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट। और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फाई एंगल से वो घूम जाएगा। लिखो ये चीज़ जल्दी से और समझो ये चीज़, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फाई डेवलप होगा, उतना ज़्यादा फाई डेवलप होगा। तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या आएगी, दिस करंट इज इक्वल्स टू के 5 डिग्री एंगल अपॉन NAB। कोई भी गैल्वेनोमीटर जो बाजार से लेके आते हो, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, जो उसके अंदर सिलेंडर लग रहा है उसके अंदर जो कॉइल्स हैं उसके टर्न फिक्स्ड है, उस कॉइल का एरिया फिक्स्ड है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स्ड है, और के टोरोजन कांस्टेंट है वो भी फिक्स्ड है। तो ये सारे तो फिर से क्या हो गए, ये सारे फिर से एक कांस्टेंट है, जिनको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कैपिटल G से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया G5, एंड व्हाट इज G, G इज इक्वल्स टू K अपॉन NAB। बताओ, देखो समझो और बताओ आ रहा है क्या समझ में। काफी लोगों की मीटिंग छूट गई है क्या? अदिति बेटा आ रहा है क्या समझ में? यस अदिति, सुहानी, Yes, ma'am. रेयांश, ओके। फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो बढ़िया तरीके से? वैसे तो मैं अपने तरफ से तो काफी कर रही हूँ तुमको दिखाने की कोशिश हाथों से। Yes, ma'am, कर पा रही हूँ। ओके गुड, वेरी गुड। रेयांश बेटा क्लियर है क्या? कृति शायद मीटिंग छूट गई उसकी, तो निहारिका आए हैं क्या? तविशी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके बेटू, चलो आगे बढ़ा जाए क्या? Yes, ma'am. ओके ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोगों ने लिख लिया है, फिर से समझाने की जरूरत लग रही है क्या? साइन थीटा 90 डिग्री का केस समझ में आ रहा है? हमेशा रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होने के कारण, दैट इज द ओनली रीजन। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी टेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सो दैट द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। नहीं तो साइन थीटा को भी तो हर बार देखना पड़ता, तो अब उसके लिए बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका जो जिस एंगल्स आपकी टॉर्क जब घूमती है तो आपकी स्प्रिंग जिस एंगल से ट्विस्ट हो रही है, बस वही वाला 5 डिग्री देखना है, उसका थीटा का काम तो खत्म हो गया है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्प्रिंग आपकी ट्विस्ट, उतने एंगल ज्यादा से वो ट्विस्ट होगी, ठीक है। सो लास्ट छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, आज फिर से थ्योरी था, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में अगेन मैं फिर से बोलूँगी, 12th की फिजिक्स बहुत ही बैलेंस्ड है, उसके अंदर थ्योरी भी है और उसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ एन गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। देखो जरा, छोटा सा टॉपिक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है?
गैल्वेनोमीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसके अंदर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो किया तो उसने 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिया। एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है जिसमें भी 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उसने 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो किया। तो आप बताओ विच गैल्वेनोमीटर इज अ गुड गैल्वेनोमीटर? तो वो गैल्वेनोमीटर जिसने 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन दिया है वो विजिबल है आंखों को, यू कैन सी, यू कैन मेजर दैट। वो 2 डिग्री का तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होता है जो छोटे से करंट पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते। छोटा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन, छोटा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो मेरी ये बात क्या बोल रही हूं मैं? तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज दैट गैल्वेनोमीटर विच विल गिव यू मोर डिफ्लेक्शन ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होता है विच विल गिव यू मोर डिफ्लेक्शन, मोर फाई की वैल्यू इन लेस और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। लिख लो, ठीक है, लिख लीजिए। तो पहला केस हम देखते हैं डिफ्लेक्शन। तो सेंसिटिविटी अगर हम करंट की देख रहे हैं कि करंट के कारण कितना सेंसिटिव है, तो उस सेंसिटिविटी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट लेंथ, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, सॉरी पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ये फॉर्मूला होता है करंट सेंसिटिविटी का। ठीक है, आगे लिखते हैं व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन 5 डिग्री अपॉन आई दैट इज इक्वल्स टू आई एस। ठीक है, अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला था उसमें आई की वैल्यू कितनी आई थी? ऊपर देखें, देखो जरा, ये आई थी क्या? K अपॉन एन ए बी फाइव, ये आई थी। ठीक है, यस वॉज, ये वैल्यू आपकी आई थी ना, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, फाइव की वैल्यू चाहे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? फाइव की वैल्यू हो गई आई एन ए बी अपॉन के इंटू एन, सॉरी, ठीक है, एन नीचे आई ये वाला, तो आई से आई ये कैंसिल आउट हो गया। तो करंट सेंसिटिविटी किस पे डिपेंडेंट होती है? कैन यू सी दैट? ये सारी क्वांटिटी क्या है भैया? ये सारी क्वांटिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। गैल्वेनोमीटर जब आप बाजार से लेने जाओगे या आपको मैन्युफैक्चर करना है, हमें सेंसिटिव तो बनाना है ना, करंट सेंसिटिव। करंट सेंसिटिव का मतलब क्या है कि थोड़े से करंट में ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दे तो वो बढ़िया सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहलाता है। तो उसको बनाने के लिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होगे तो उसके अंदर टर्न्स बहुत सारे कर दोगे, या आपके हाथ में एरिया बढ़ा दोगे, या मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर स्ट्रॉन्ग रख दोगे, तो आपका गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा जैसा आप चाहते हो। क्या ये बात समझ में आती है? बताएंगे मुझे, लिख रहे हो तो लिख लो। हाँ जी, लिखा आप लोगों ने? यस मैम। लिखो जल्दी से। चलो आगे देखते हैं, आखिरी टॉपिक फिर। ठीक है, मेरे को पता है थ्योरी ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। आखिरी क्लास के लिए हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट की थ्योरी है, फिर सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगी, है ना। दो तीन क्लासेस सिर्फ अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। शीट करना चालू कर दो, मुझे सिर्फ एक बच्चे का शायद होमवर्क आया है, तो प्लीज़ अटेंड योर शीट। वोल्टेज सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब वी एस फाई अपॉन वी हो जाएगा, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा, इट विल बी फाई अपॉन वी। फाई की वैल्यू आपको पता ही है, फाई की वैल्यू क्या रखोगे? आई ए बी एन, ये कुछ नहीं है, अपॉन के इंटू वी। नाउ वी बाय के इज व्हाट? आर। तो एन ए बी के और एक और पैरामीटर क्या आ गया? आर, एंड दिस इज व्हाट? इसको आई कैन से करंट सेंसिटिविटी। देखो जरा ऊपर, वही तो है करंट सेंसिटिविटी।
तो Vs इज इक्वल टू I सेंसिटिविटी इंटू 1/R। ठीक है, ये टॉपिक ही पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो देखो समझो फिर से। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? वोल्टेज, कम वोल्टेज पे जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे दे उस वो गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोलेंगे? सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इधर वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक और नया पैरामीटर आया, रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस और कम कर दें, गुड कंडक्टर ले लें, सिल्वर को ले लें, तो हमारा गैल्वेनोमीटर कैसा हो जाएगा? हाई सेंसिटिविटी वाला गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बताओ मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तुमसे। लेट्स सी कितने लोग उसका आंसर कर पाएंगे। आज का सबसे दिमागी क्वेश्चन। हाँ जी, लिख लिया है क्या? यस, जवाब ही नहीं देते यार तुम लोग हैं। चलो चलो, ये चाहे तुम होमवर्क ले लो या जैसे भी समझ लो। क्वेश्चन क्या है? करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल आई? आई एस इज इक्वल टू, तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तुम देख लो, NBA/K। वी वोल्टेज सेंसिटिविटी एग्जाम में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके इक्वल है? NBA/K इंटू 1/R। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स n-2n कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन टू द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी? मैं अपना चेक करने आऊंगी क्या? चैट विंडो। क्वेश्चन समझ लो, सुन लो और फिर आंसर करना। नंबर ऑफ टर्न डबल करने से करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, नाउ आई एम कमिंग ऑन माय चैट विंडो टू चेक दिस आंसर। एवरीबडी शुड रिप्लाई मी। क्वेश्चन बहुत सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बस ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और निशीत का आ गया क्या? आप वैल्यू भी बता सकते हैं। दो, निशीत बोल रहा है डबल, मतलब निशीत आपका ये मतलब है कि करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। रेयांश भी यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, और अभिराज कह रहा है इंक्रीज, मतलब वो भी ओके। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल, तबीशी, अनंत, जूही। ठीक है, रेयांश, इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन। तुम ये सोचो कि अगर मैंने पूछा है तो कुछ तो ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो वो ट्विस्ट ही मुझे जानना है। हाँ जी तबीशी, तुम्हारे आंसर बढ़िया होते हैं, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और भी मुझे आंसर करें, सुहानी करो, प्रेक्षा करो, कृति करो, मेघा करो, है ना, जल्दी जल्दी। वेदांत की मीटिंग भी छूट चुकी है, जल्दी से। मैं क्वेश्चन दिखा दूँ वापस? अरे बेटा, क्वेश्चन हो ही है कि सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया है। ये लो देख लो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्न्स ये लिखे हुए हैं, इनको डबल कर दिया है। तो करंट सेंसिटिविटी और आपको क्या बताना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या होगा। तभी शीट का भी आ गया है आंसर डबल। कृति बताओ बिट्टू, सुहानी, प्रेक्षा, यस जल्दी से। अनंत, मेघा, जूही, जो भी आंसर आता है बस लिख दो, एक बार तो लिख दो जो आपको समझ में आता है। ओके चलो देखते हैं जरा। सो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यू ऑल आर करेक्ट कि भाई मैम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, बट फॉर वोल्टेज यू आर रॉन्ग। देखो, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो L/A। L लेंथ की वायर में n टर्न्स है ना। n टर्न्स कब है? जब L लेंथ की वायर है। अगर मैंने 2n टर्न्स कर दिए तो लेंथ क्या हो गई? डबल। सही है ना, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? डबल। इधर ये डबल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, VS विल बी सेम, है ना। बढ़िया क्वेश्चन,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से लेंथ भी तो डबल हो जाएगी, और लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर डबल नीचे रेजिस्टेंस डबल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। सो ये आपके कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है, आपके बोर्ड्स के पेपर में आया हुआ है। अब बताओ कितना मजेदार क्वेश्चन था ना। सो करंट, yes, it will be double. Voltage, no effect, no effect. इसको पूरा सॉल्व करके बता दिया। बताओ आया क्या समझ में सब लोगों को? yes? क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था? यस मैम। ओके, लिख लिया है आप लोगों ने सबने? यस मैम। ओके, ये लिख लेना, हाँ रीजन जरूर लिख लेना, ठीक है। तो हम आज की क्लास इतनी रखेंगे। प्लीज एक्स्ट्रा शीट मेरी करो फटाफट अटेम्प्ट। अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 15 मिनट की थ्योरी, चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड वी विल बी डन विद द थ्योरी पार्ट, एंड देन फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। बीच बीच में तो हमने क्वेश्चन लिए ही, बट अब 2-3 दिन लगातार सिर्फ क्वेश्चंस ही चलेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं परसों की क्लास में। कल की क्लास अगर देखते हैं कुछ हो पाएगा तो चलो, बाय एवरीबॉडी, चलो।